आज हमने जो सर्किट पढ़ना है इसका नाम है एलसी सर्किट। एलसी सर्किट से मुराद ये है कि इसके अंदर एल फॉर इंडक्टर एंड सी फॉर कैपेसिटर, ये दो कंपोनेंट्स इसमें लगे होंगे। लेकिन इसमें जो कैपेसिटर है उसको सबसे पहले हमने चार्ज करना है और उसके बाद इंडक्टर के साथ कनेक्ट करके और डिस्कस करना है कि क्या हो रहा है। आज वाला जो सर्किट है इसे हम एल सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर भी कहते हैं। उसकी वजह ये है कि जब इस तरह से एक कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है तो फिर एक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का फिनोमिना शुरू हो जाता है, जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो सर्किट के अंदर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, या आप ये समझ लें कि उनके दरमियान ऑसिलेशंस आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर भी कहते हैं। तो स्टेप वाइज हम इस सर्किट को देखेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है, आप लोग प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखें भाई। जी बच्चों, सबसे पहला स्टेप ये है कि फ़र्ज़ कर लें हमने एक कैपेसिटर हमारे पास था, उस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी के साथ अटैच किया, कनेक्ट किया। उस बैटरी ने क्या किया, कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर दिया और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर कर दिया। ये मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि कैपेसिटर का जो चार्जिंग का जो प्रोसेस है उसकी क्या मैकेनिज़्म है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकाले जाते हैं, यानी बैटरी निकालती है और दूसरी प्लेट पर उनको डिपॉजिट कर देती है। जिस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह कैपेसिटर को एक दफ़ा हमने फुली चार्ज कर दिया। जब कैपेसिटर को हमने फुली चार्ज कर दिया तो इनडायरेक्टली कैपेसिटर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर दी, जिसका फार्मूला हम पहले से जानते हैं। हमने ये कैपेसिटर वाले पोर्शन में ये फार्मूला डिराइव भी किया हुआ है। एक फार्मूला था हाफ सी वी स्क्वायर, और उसको अगर हम चार्ज की फॉर्म में लिखें तो इस तरह भी लिखा जा सकता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। तो ये जो इक्वेशन है या ये जो फार्मूला है ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, हमने इस कैपेसिटर को इसी हालत में डिसकनेक्ट करना है, यानी कैपेसिटर को हमने फुली चार्ज कर दिया, उसके बाद बैटरी हटा दी और बैटरी की बजाय हमने कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ अटैच कर दिया। यानी अब कैपेसिटर के साथ सिर्फ एक इंडक्टर है जो हमने अटैच किया हुआ। अब जब कैपेसिटर के साथ आप इंडक्टर अटैच कर देंगे तो इनिशियली सबसे पहले जो एनर्जी है वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर की गई थी, वो हमने खुद की थी। दैट एनर्जी इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या दूसरे अल्फाज में कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ होगा, और हमने कंसीडर कर लिया कि अपर प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो लोअर प्लेट है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा, अब क्या होगा, अब जब इंडक्टर के साथ आपने इसको अटैच कर दिया है तो कैपेसिटर के जो प्लेट्स के दरमियान आप समझ लें कि चार्जेस के फ़्लो करने का एक पाथ आपने दे दिया है। यानी अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बड़ी आसानी से फ़्लो करके दूसरी प्लेट पर जा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की लैंग्वेज में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि नीचे वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इंडक्टर से होते हुए ऊपर वाली प्लेट पर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। या आप ये समझ लें जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी ऊपर वाली प्लेट में वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, या दूसरे अल्फाज में ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा और नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो स्लोली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसी बात के साथ साथ हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि अगर हम कन्वेंशनल करंट की लैंग्वेज में बात करें तो फिर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। कन्वेंशनल करंट का मतलब ये है करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज,
तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को एक डायरेक्शन में कंसिडर कर रहा हूँ तो कन्वेंशनल करंट किस तरफ होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक करंट की ज़ुबान में डिस्कस कर लें, चाहे आप कन्वेंशनल करंट की लैंग्वेज में डिस्कस कर लें, बात एक ही होगी। बस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक करंट हम फ्लो करवाएंगे, कन्वेंशनल करंट बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो मैं अब कन्वेंशनल करंट की लैंग्वेज में ही बात करूंगा, क्योंकि थ्रू आउट हम जो डायरेक्शन डिस्कस कर रहे होते हैं दैट इज़ कन्वेंशनल करंट, तो इसलिए हम भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं अगेन आपको वही बात बता दूं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी डायरेक्शन लेनी है, क्योंकि डायरेक्शन से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हम डायरेक्शन के मुताबिक अपने रूल्स बना सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम है। इसलिए क्वांटिटेटिवली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी फाइनल इक्वेशन में। तो कन्वेंशनल करंट ही कंसिडर कर लेते हैं। अब होगा क्या, शुरू में जब कैपेसिटर को आपने इंडक्टर के साथ अटैच किया है तो शुरू में कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग शुरू हो गई है। अब कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग शुरू होने का मतलब ये है कि कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने स्टोर की हुई थी वो डिसिपेट होना शुरू हो गई है, या आप ये समझ लें उसने कैपेसिटर से मूव करना शुरू कर दिया है इंडक्टर के अंदर। अब इंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, जब सर्किट के अंदर कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की वजह से सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज करना शुरू करेगा, तो इसके नतीजे में इंडक्टर के अंदर एक बैक ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इंडक्टर के अंदर एक करंट के फ्लो करने की वजह से आप ये समझ लें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और उस बैक ईएमएफ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी, जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया भी था, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, जिसमें हमने सेल्फ इंडक्शन वाला जो फिनोमिना है उसको डिस्कस किया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब आपने चार्ज्ड कैपेसिटर को एक इंडक्टर के साथ अटैच कर दिया, तो जैसे जैसे कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही है वैसे वैसे इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती जा रही है, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी कम होती जा रही है वैसे वैसे इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब इसके नतीजे में होगा क्या, ऑटोमेटिकली इसके नतीजे में कैपेसिटर की एनर्जी कम होते होते ज़ीरो हो जाएगी और इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी। अब जब इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पहले इवेंट में या सबसे पहले कैपेसिटर ने सोर्स का काम किया था और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हुई थी। फिर अगले ही लम्हे जब इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी तो उसके बाद इंडक्टर जो है वो सोर्स का काम करेगा और कैपेसिटर के अंदर दोबारा से चार्जिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जो चार्जिंग है वो पहले के अपोजिट होगी, यानी पहले अगर कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज था तो अब नीचे वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ऊपर वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी अगेन कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग उसकी शुरू हो जाएगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो आप ये समझ लें, मैं एरोज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि शुरू में कैपेसिटर की एनर्जी कम हो रही थी, इंडक्टर की एनर्जी ज़्यादा हो रही थी। जब इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम हो गई फिर इंडक्टर की एनर्जी कम होती जाएगी और कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ती जाएगी, और ये जो ऑसिलेशंस हैं ये मुसलसल चलती जाएंगी। अब आप गौर करें, जब इंडक्टर की एनर्जी बढ़ रही थी तो असल में इंडक्टर की कॉइल के अंदर अपीयर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी। इसी तरह जब कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही थी या दूसरे अल्फाज में कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ रही थी तो वहाँ पर असल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही थी। तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी एक दफ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ कर रहा है, दूसरी दफ़ा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ कर रहा है, और ये काम चलता जा रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ डिक्रीज़, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ डिक्रीज़, ये काम चलता जा रहा है और इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करें
इंडक्टर के केस में जो मैग्नेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो ये था, हाफ एल आई स्क्वायर। अब आप इसको केस को आसान करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि अगर कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज में कमी आएगी तो इसका मतलब है एनर्जी में कमी आ रही, और अगर चार्ज में इजाफा होगा इसका मतलब है एनर्जी में इजाफा हो रहा है। इसी तरह अगर इंडक्टर के अंदर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। अच्छा, मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही क्या आपको? डायग्राम्स वगैरह नज़र आ रही हैं, स्क्रीन नज़र आ रही है क्या? अच्छा, आवाज़ कट रही है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अब थोड़ा स्लो बोलना शुरू कर देता हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ मेरी आवाज़ जब पहुँचे तो आपको समझ आती जाए। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था, आप मुझे ये बताएं, यहाँ तक जो मैंने बातें की हैं ऑसिलेशंस तक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस तक, आपको इन बातों की समझ आ गई है सबको? अच्छा, इसमें मैं बात ये कर रहा था कि अब जब कैपेसिटर का चार्ज कम होगा तो हम समझ लेंगे कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कमी आ रही है। इसी तरह अगर कैपेसिटर का चार्ज बढ़ेगा तो हम समझ जाएंगे कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर हुई थी उसमें इजाफा हो रहा है। इसी तरह अगर सर्किट में करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें इजाफा होगा, करंट में अगर इजाफा होगा तो हम समझ जाएंगे कि मैग्नेटिक एनर्जी जो इंडक्टर के अंदर स्टोर हुई है उसमें इजाफा हो रहा है। इसी तरह अगर करंट में कमी आएगी तो हम समझ जाएंगे मैग्नेटिक एनर्जी में कमी आ रही है। ठीक है, आपको इस सारी बात की समझ आ गई है? अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब आप ये देखें, सबसे पहले हम, जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि हम इसको कुछ स्टेप वाइज हम इस पूरे सर्किट को स्टडी करेंगे। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, कंप्लीट ओवरव्यू पूरे टॉपिक का इस डिस्कशन में, लेकिन अब हम दोबारा से आप समझ लें कि इसको रिपीट करते हैं स्टेप वाइज। अच्छा, सबसे पहले जब आपने चार्ज्ड कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया था, व्हेन कैपेसिटर वाज फुली चार्ज्ड, ठीक है, तो जैसे ही आपने कनेक्ट किया था तो शुरू में करंट क्या था, ज़ीरो, और कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज था दैट वाज मैक्सिमम। अगर कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड था तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम थी। अब सर्किट में करंट ज़ीरो फ्लो कर रहा था तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वुड बी ज़ीरो। ये सबसे शुरू की बात हो रही है। अब जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, कैपेसिटर ने डिस्चार्जिंग शुरू कर दी। जब कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग शुरू हो गई तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होने की वजह से, यानी चार्ज में कमी की वजह से, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आना शुरू हो गई या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कमी आना शुरू हो गई, और वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो इंडक्टर के अंदर अपीयर होता है करंट की वजह से, उसमें इजाफा होना शुरू हो गया, या दूसरे अल्फाज में मैग्नेटिक एनर्जी में इजाफा होना शुरू हो गया। यानी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में कमी आती जा रही है और मैग्नेटिक एनर्जी में इजाफा होता जा रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स में कमी आती जा रही है एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इंडक्टर उसमें इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, आपको इस पॉइंट की समझ आ गई है सबको? अब देखें, जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर थी वो ज़ीरो हो जाएगी, और जो मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर के अंदर स्टोर हो रही थी वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था स्टेप टू। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप थ्री की। अब क्या होगा? अब
सोर्स का काम करेगा इंडक्टर, क्योंकि सारी एनर्जी इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुकी है। अब इंडक्टर की वजह से दोबारा से करंट फ्लो करेगा, लेकिन अब इंडक्टर चूंकि बैक ईएमएफ की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ अपीयर करवाएगा, जिसके नतीजे में ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्जिंग शुरू हो जाएगी कैपेसिटर की। अब कैपेसिटर चार्ज तो होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी पिछले सर्किट में आपने देखा था ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज था, अब मैं ऊपर वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज और नीचे वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा। ठीक है, तो अब इस तरह से चार्जिंग शुरू हो जाएगी। अब दोबारा से चार्जिंग हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी और एक ऐसा वक्त आएगा जब इंडक्टर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, यानी इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये देखें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी में ऑसिलेशंस हो रही हैं। एक एनर्जी की वैल्यू में इजाफा हो रहा है, दूसरी में कमी हो रही है। एक एनर्जी की वैल्यू में कमी हो रही है, दूसरी में इजाफा हो रहा है। एक एनर्जी ज़ीरो से मैक्सिमम पे जा रही है, दूसरी मैक्सिमम से ज़ीरो पे आ रही है। ठीक है, और ये काम चलता जाएगा। अगर आप स्टेप 4 में देखें तो देखें स्टेप 3 में क्या हुआ, कैपेसिटर ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो गया, और स्टेप 4 में फिर क्या होगा, अगेन कैपेसिटर वुड बी डिस्चार्ज्ड, दोबारा से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कमी आ रही है, लेकिन इंडक्टर के अंदर अपीयर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड में इजाफा होगा, यानी अगेन वही वाला काम होगा जो स्टेप 1 में हमने डिस्कस किया था। ठीक हो गया, तो अगेन इलेक्ट्रिक एनर्जी डिक्रीज होते होते ज़ीरो और मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम। जी बेटा। क्या कह रहे हैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल, हमने पूरा ये साइकिल कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर चार्जिंग हो रही है तो मैग्नेटिक एनर्जी में कमी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है। डिस्चार्जिंग हो रही है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कमी और मैग्नेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है। ठीक है, अब आप स्टेप 5 देखें। स्टेप 4 के एंड पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी दोबारा ज़ीरो हो गई और मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। इसका मतलब है कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो चुका था। अब अगेन कैपेसिटर चार्ज होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये वाली जो कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, इसमें कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आप नोट करें ये बिल्कुल वही पोलैरिटी है जो शुरू में थी, यहाँ पर देख रहे हैं, जो यहाँ पर पोलैरिटी थी इन द वेरी बिगिनिंग, जब आपने सबसे पहले एलसी सर्किट बनाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप 5 में हम अगेन फर्स्ट पॉइंट पे चले गए हैं, यानी एक पूरी ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुकी है। और एक पूरी ऑसिलेशन में क्या कुछ शामिल है? एक पूरी ऑसिलेशन में कैपेसिटर की चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और फिर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये पूरी ऑसिलेशन का हिस्सा है। यानी आप ये समझ लें एक पूरी ऑसिलेशन में इलेक्ट्रिक एनर्जी कम होते होते ज़ीरो, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, मैग्नेटिक एनर्जी कम होते होते ज़ीरो। ये काम 2 दफ़ा होगा, यानी 2 दफ़ा इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम होगी और 2 दफ़ा मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम होगी। इस पूरे साइकिल को मिला के जब हम कंसीडर करेंगे तो इसे हम बोलेंगे वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? और इस पूरी ऑसिलेशन का जो टाइम होगा, इस पूरी ऑसिलेशन का जो टाइम होगा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एंड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एज वी ऑलरेडी नो इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट जो है, इसका ये एक जनरल फार्मूला है जो आपने याद रखना है। ये फार्मूला अगर आपको याद हो, एसी सर्किट्स में हमने एलसी पैरेलल सर्किट में भी ये फार्मूला बनाया हुआ है,
इसके अलावा हमने ये फार्मूला जो है ये आरएलसी सीरीज सर्किट में भी बनाया हुआ है। तो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अपेरेंटली हमें ऐसा लग रहा है कि अगर आइडियल केस लिया जाए तो ये ऑसिलेशंस जो है ये इन्फिनिट टाइम तक, क़यामत तक चलती रहेंगी, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। रियल में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान बहुत सारी एनर्जी जो है उसका हिस्सा हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट होता है, यानी नॉन इलेक्ट्रिकल एंड नॉन मैग्नेटिकल एनर्जी की फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाती है। यानी पूरी ऑसिलेशन के दौरान बहुत सारी एनर्जी डिसिपेट होती रहती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो एनर्जी आपने स्टोर की हुई थी वो डिसिपेट होते होते ज़ीरो हो जाएगी। तो इवेंचुअली ये जो ऑसिलेशंस हैं ये डाई हो जाएंगी थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि ये जो एलसी ऑसिलेटर है ये इन्फिनिट टाइम तक चलता रहेगा। यानी एक दफ़ा आप कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर के साथ अगर लगा देंगे तो ये इन्फिनिट टाइम तक ऑसिलेशंस नहीं चलती जाएंगी, लेकिन काफ़ी टाइम तक चलेंगी ज़रूर, लेकिन इन्फिनिट टाइम तक नहीं चलेंगी। इन्फिनिट टाइम तक क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि एक डैम्पिंग का फिनोमिना होता है, वो डैम्पिंग का फिनोमिना भी हमने आगे चल के स्टडी करना है डैम्प्ड ऑसिलेशंस में। ठीक है, तो फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि बहुत सारी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में हर ऑसिलेशन के दौरान डिसिपेट हो रही होती है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ये सारी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, और इसे हम कहते हैं एनर्जी की डिसिपेशन, और ये हम अगले सर्किट में जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। मैं एक दफ़ा आपको सारा जो क्वेश्चन है वो एक दफ़ा दिखा देता हूँ, जो बातें हमने स्टडी की हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी कॉन्सेप्ट को आप समझ लें क्वांटिटेटिवली स्टडी करेंगे, मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूले बनाएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप अच्छा तैयार कर लें। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।